किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल। चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। विधानसभा का महासंग्राम। नमस्कार, मैं मंतशा मिर्जा। आपके जाने माने चैनल दबंग भारत 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि ये जो दौर है, चुनावी दौर चल रहा है और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। तो इसी चुनाव की चर्चा को लेकर आज हमारे साथ हैं बृजेंद्र सिंह गौतम जी, जो कि महाराजपुर से भाजपा से कर रहे हैं अपनी दावेदारी। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं हम और चर्चा करते हैं बृजेंद्र सिंह गौतम जी से। नमस्कार, आपका हमारे चैनल दबंग भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर्वप्रथम तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि अचानक से आपका राजनीति के क्षेत्र में आने का क्या कारण रहा? देखिए, मैं पहले पृष्ठभूमि बता दूं आपको। जब मैं कॉलेज में था, मेरा जो पढ़ाई लिखाई है, जो प्राथमिक पढ़ाई लिखाई है, वो नौगांव से हुई। 7-8 साल नौगांव में व्यतीत किए, पूरा बचपन नौगांव में ही बीता। इसके बाद जो कॉलेज है वो मेरा छतरपुर से हुआ और तब विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मैं प्रदेश सह संयोजक भी रहा हूँ, प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रकोष्ठ का। एक राजनीति तो व्यक्ति जीवन में जब से चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में कदम रखे या चाहे कर्म भूमि के क्षेत्र में रखे, प्रतिदिन उसको उन सभी चीजों से सामना करना पड़ता है। जीवन में हर मनुष्य को सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। वो अपने विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न तरीकों से अपने स्तर पे हर व्यक्ति समाज के लिए अच्छे प्रयास करता है। मैंने भी अपने जीवन में समाज के लिए अपने तरीके से हर संभव विकास के प्रयास किए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, पर्यावरण के क्षेत्र में हो, गरीब बच्चियों की शादी विवाह का कार्य हो। कोरोना जैसी महामारी आई, उसके समय में जो पीड़ित थे, बीमार थे, चाहे उनको दवाइयाँ वितरण का हो, राशन वितरण का हो, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें हम लोग सक्रिय होकर के समाज पे सीधा कार्य करते हैं। चूंकि बहुत सारा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में ही गुजरा, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई जब आप और नीचे ग्राउंड लेवल पे जाकर के आप देखते हैं तो समाज में शिक्षा के साथ साथ और भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, जिनके लिए आप प्रत्यक्ष रूप से आकर के जब आप समाज में प्रत्यक्ष रूप से आप आएंगे तो शायद मुझे लगता है कि मैं और भी अच्छा कुछ कर सकता हूँ। इसलिए विचार आकर के इस क्षेत्र में कदम रखें। जी, तो आप जनता के समक्ष, चूंकि आप दावेदारी कर रहे हैं, तो विधानसभा में जाते होंगे, जनसंपर्क करते होंगे, तो जनता के समक्ष आपके क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं आप जनता के समक्ष? सबसे पहला जो प्रमुख मुद्दा है, जनता का भी है और मेरी दृष्टिकोण में भी है, कि सबसे पहले है जो मूलभूत चीजें हैं। जैसे हमारे मोदी जी ने सभी को आवास दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने अभी आप देख रहे होंगे लाडली बहन योजना के माध्यम से हर महिला के खाते में हर महीने पैसा पहुंच ही रहा है। इन सबके साथ साथ में मैं जिन चीज़ों को और ध्यान केंद्रित कराना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, खासकर जो विधानसभा है वो 3-4 भागों में अलग अलग तरीके से विभाजित है। एक महाराजपुर की जो चीज़ें हैं या महाराजपुर क्षेत्र की जो समस्या है वो अलग है, हरपालपुर क्षेत्र की जो समस्या है वो अलग है, और नौगांव का क्षेत्र की जो समस्या है थोड़ा सा वो अलग है। तीनों में विविधीकरण। हरपालपुर में यदि आप देखिए तो जो मैन बाजार की रास्ता है, जहाँ से रेलवे स्टेशन से होके जाते हैं,
इतना जाम लग जाता है कि बहुत बुरी समस्या आती है। हालांकि उसके लिए एक बाईपास प्रस्तावित हो गया है और मेरी आने वाले समय में कोशिश ये रहेगी कि बहुत शीघ्र शीघ्र उस बाईपास का निर्माण हो। उस क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर 5-5, 6-6 दिन तक लाइट नहीं आ पाती है। तो लाइट नहीं आ पाती है तो कहीं ना कहीं उनकी जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं वो भी बाधित होता है। और लाइट ना आने के कारण से जो उनका कृषि कार्य है, पानी देना है, सिंचाई करना है, मान लीजिए 5-6 दिन के लिए बिजली चली जाए तो फसल भी बड़ी प्रभावित होती है। दूसरा स्वास्थ्य को लेकर के है, जैसे जो अस्पताल हैं उनको और नए उपकरण से उनको और सुसज्जित किया जाए, कुछ बेड की जो संख्या है वो और बढ़ाई जाए, कुछ और जो आधुनिक मशीनें आ चुकी हैं। देखिए, एक दिन में सारी चीज़ें नहीं बदल जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रयास से उसको अपग्रेड करते हैं। रोज़ हम यदि अपग्रेड करेंगे तो निश्चित रूप से चीज़ें बदलेंगी। यहीं यदि आप महाराजपुर की तरफ यदि आते हैं आप, तो मैं ये कहूँगा कि चूँकि जो फसल की यदि बात करें तो पहले इस क्षेत्र में पान की जो पैदावार थी बहुत प्रचुर मात्रा में होती थी। और जो पान कृषि है बेसिकली वो एक नकदी फसल है एक प्रकार से, कि आप वो रोज तोड़ करके रोज उससे पैसा आप कमा सकते हैं। कालांतर में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं वो चीज़ विलोपित सी हो रही है, बहुत कम हो गई। उसका रीज़न है कि शायद या तो उनको उतनी उसमें आमदनी प्राप्त नहीं हो रही है, या उसका बीमा होना चाहिए यदि किसी कारण से फसल में नुकसान लग जाता है, आग लग जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, प्राकृतिक आपदा आ गई कोई, तो जो किसान जो है उसको घाटा जो है उसकी भरपाई किस तरीके से की जाए, इसकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। पान का अनुसंधान केंद्र होना चाहिए जिसमें अच्छी से अच्छी वैरायटी जो है पान की वो कैसे विकसित की जाए, कम समय में कैसे विकसित की जाए, कौन सी दवाइयों को उसमें प्रयोग किया जा सकता है जिसमें वो बीमारी ना लगाई जा सके। तो 4-5 चीज़ें मिला करके जब आएंगी, किसी भी एक चीज़ को लेकर के कभी विकास नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें मिलकर के संपूर्ण मिला करके उसका विकास करती हैं, जिसमें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे व्यापारिक संस्थान, ये सारी जो चीज़ें मिलती हैं और जब ये आपस में क्लब्ड हो जाती हैं तो उस निश्चित रूप से जो पूरा एरिया है वो संपूर्ण रूप से विकसित होता है। जी बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आपने कहा कि किसानों की दशा बहुत ही दयनीय है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? जो आपकी इतनी समस्याएं आपने देखी हैं, चाहे बिजली या शिक्षा या किसी भी क्षेत्र में, तो क्या वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक का इस ओर कोई ध्यान नहीं रहा? देखिए, सबका अपना अपना नजरिया रहता है और विकास तो कोई भी रहे हो, पूर्व विधायक भी रहे हैं, वर्तमान विधायक हैं, सभी लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना कार्य करते हैं और उनने भी अपना कार्य किया है, सभी ने अपना कार्य किया है। लेकिन दो चीजें होती हैं कि किसी चीज को और कितना अच्छे से एक विजन होता है और उसको कितना अच्छे से और प्रभावी उसको किया जा सकता है। तो अभी जैसे जिस जगह पे अभी मैं आपने एक वीडियो के माध्यम से देखा होगा, मैं एक गांव है यहीं पास ही में बरौली में, वहाँ गया था। एक बच्ची है, उसके माँ बाप दोनों विकलांग हैं और लड़की उसने 12वीं पास कर ली, लगभग 80% के आसपास उसके अंक आए। माँ तो पूर्ण रूप से विकलांग है और उसके पिता भी विकलांग है। ऐसे मैंने तमाम एक उस बच्ची को भी गोद लिया, मैंने पूरा उसकी जो है पढ़ने लिखने की रहने की पूरी व्यवस्था कराई। आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से। एक और ऐसी बच्ची है, हम मेधावी छात्र सम्मान समारोह जब हमने किया तो मुझे देखने को मिला, वो भी बड़ी अपाहिज थी। तो मैंने स्टेज पे ही तत्काल उसकी पूरी जीवन भर की पढ़ाई लिखाई की मैंने व्यवस्था की घोषणा की। जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां तक वो योजनाएं उतने अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाई। उसकी मूलतः 2-3 कारण है। या तो उनमें उतनी जागरूकता नहीं आ पा रही है, जानकारी नहीं है कि भाई हम ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजना चलाई जा रही है या केंद्र सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है
उनका लाभ वो किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आप अभी देख रहे होंगे कि अभी हर जगह गाँव में जा कर के जो है वो कैंप लगा करके उन्हें सारी योजनाओं को जानकारी दी जा रही है और बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। जिन जिन लोगों के अभी खाते नहीं खुल पाए थे या जिनका पंजीयन नहीं हो पाया था लाडली बहना योजना के लिए, वो फिर से प्रारंभ हो गए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे ऐसे अभी भी इंटीरियर वगैरह के गांव हैं जिनको अभी शासन की योजनाओं की इतनी जानकारी ही नहीं प्राप्त हो पा रही। तो उद्देश्य ये है कि आप उन तक वो पूरी जानकारी पहुंचा दें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वो नीट की परीक्षा में जो मेडिकल की परीक्षा होती है उसमें निकल गए। अब उनकी समस्या ये है कि इतनी फीस है प्राइवेट कॉलेज वगैरह की, वो उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये नहीं जानकारी है कि शासन ने भी वो व्यवस्था कर रखी है। हमारे प्रदेश के मुखिया उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि जो पढ़ने वाले मेधावी छात्र हैं जिनकी बहुत अच्छी परसेंटेज आ रही है और नीट में बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो रहे हैं, उनकी भी महंगी सी महंगी फीस भी जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान वो स्वयं उस फीस को पेड करेंगे, देंगे कॉलेजों को। तो उन तक सारे लोगों तक इन सब चीज़ों को पहुंचाना ये भी मेरे मूल उद्देश्य में शामिल है। जी, बहुत अच्छी बात है। विधानसभा को लेकर आपके बहुत अच्छे विचार रहे हैं। तो चलिए, आपको कितनी उम्मीद है कि भाजपा जो है आपको टिकट देगी? भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी है महाराजपुर विधानसभा में बहुत सारे लोग हैं और हम तो ये कहेंगे कि जिसको भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी सब लोग मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके और उस कैंडिडेट को भारी मतों से जिताने का प्रयास करेंगे। वो कोई भी कैंडिडेट हो, इतने सारे दावेदारों में कोई भी व्यक्ति हो, सभी लोग अपने पूर्ण निष्ठा के साथ में उसको विजयी संकल्प दिलाने का कार्य करें। जी, क्योंकि जब से आपने महाराजपुर विधानसभा से दावेदारी की है तो और अन्य दलों के जो दावेदार हैं उनमें एक भय का माहौल है जो बड़ी व्यापक रूप से है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये तो उनकी सोच है। मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो वो व्यक्ति हूँ, आपने महाभारत देखा होगा तो जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जाता है, एक तरफ से कौरवों की सेना थी, एक तरफ से पांडवों की सेना थी, कौरवों की विशाल सेना थी। तो जब शंखनाद होता है, युधिष्ठिर युद्ध के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले वो दुश्मन के खेमा में जाते हैं और जितने उनके दुश्मन थे उनसे सबसे चरण छू करके उनका विजयी भव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो मेरी परंपरा तो वही है कि मेरे चाहे विरोधी हों और चाहे मेरे समकक्ष हों, मैं उनसे सबसे भी अपने लिए आशीर्वाद की कामना करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा रही। आज महाराजपुर से विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं हमारे ब्रजेंद्र सिंह जी। तो ऐसी ही और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल दबंग भारत में। मंतशा मिर्जा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार, सत्ता के सबसे बड़े चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम।